आता हूँ। चलो बताओ भाई। शेयर मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी किसका रेडियो होता है? जी बराबर क्या होता है? शेयर से भाई कोई भी मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है शेयर मॉडल्स। ठीक है चलो। चलो भाई इसको देखो। क्वेश्चन काफी पूछा जाता है और पहले से भी आता है। देखो कैसे करोगे इसको। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू सडन अप्लाइड एक्सियल लोड टू स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड एक्सियल लोड ऑन अ बार। मतलब जैसे कि कोई बार है या रॉड है, लेट से ये कोई रॉड रॉड है, ये पता नहीं ऐसा क्यों हो जा रहा है। ठीक है ये क्या हो गई हमारी एक बार मान लीजिए। ठीक है अब क्या होता है, ये जो बार है इस पर आपने क्या किया, दो तरीके की लोडिंग होती है। एक होती है सडन, सडन मतलब अचानक। आपने क्या किया, 50 किलो का लोड लिया और उसको किसी हाइट से इस पे छोड़ दिया, मान लीजिए 1 मीटर की हाइट से। तो इसे बोलते हैं इम्पैक्ट लोड या सडन लोड। दूसरा आपने क्या किया, यही लोडिंग है। ठीक है यही बार है, आपने लोडिंग कैसे लगाई, जैसे 50 किलो। ठीक है पहले 1 किलो रखा, फिर 2 किलो रखा, फिर 3 किलो रखा, फिर 4 किलो रखा, ऐसे करते करते टोटल 50 किलो किया, बड़े धीरे धीरे। ठीक तो इसको बोलते हैं ग्रेजुअल लोड। ठीक जो हम सिविल इंजीनियरिंग में लोडिंग पढ़ते हैं वो मोस्ट केसेस में ग्रेजुअल होती है। इम्पैक्ट लोडिंग कौन सी होती है? सडन लोडिंग, जैसे अर्थक्वेक, विंड लोड, ये सभी आपकी इम्पैक्ट लोडिंग होती है। बाकी सारी जितने भी आपने डायग्राम देखे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हो गया, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे लोड लगा हुआ है 100 किलो न्यूटन, ये ग्रेजुअल लोड होता है। मतलब 100 किलो न्यूटन कैसे लगाया आपने, बहुत ही धीरे धीरे, 1 2 3 4 करते करते 100 पर गए। दिस इज तो इसकी बात कर रहा है। तो अब ये पूछना क्या चाह रहा है, पूछना ये चाह रहा है कि भाई एक आपने लोड तो दिया सेम 50 किलो मान लीजिए, लेकिन एक बार तो आपने इम्पैक्ट करते हुए दिया और दूसरी बार आपने कैसे दिया, धीरे धीरे दिया। तो भाई स्ट्रेस दोनों के मुकाबले में किस में ज्यादा होगा? देखो भाई इम्पैक्ट के केस में स्ट्रेस ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा, दुगने के आसपास होता है ज्यादा। ठीक है देखें इसका आंसर क्या दिया हुआ है। इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ, कौन सा क्वेश्चन था ये है, ये है। ठीक है इम्पैक्ट फैक्टर बराबर दो। ठीक बस सीधा आपको ये याद रखना है, दुगने का फर्क रहता है। और ऐसा होता क्यों है, देखो बेटा इसका कारण ये है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब जब आप इसके ऊपर लोड छोड़ोगे तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, मान लीजिए हाइट एच पे है, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, एम जी एच, और यहाँ पर कितनी स्पीड से टकराएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2 जी एच। तो इम्पैक्ट लोडिंग में इस वेलोसिटी के कारण एक्स्ट्रा स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है आगे बात समझ में। चलो 112वां क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना बेटा, बहुत काफी पहले से पूछा, ये देखो फिर वही क्वेश्चन। ठीक है ये अब मुझे लगता है इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 3 के 1 - 2 म्यू, ये फॉर्मूला होता है ना। ठीक म्यू की जगह कहीं कहीं कभी कभी 1/m भी लिखा हुआ होता है। पॉइजन रेशियो को 1/m से भी डिनोट करते हैं। क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये देखो, ई के और पॉइजन रेशियो को इन्होंने 1/m। ठीक है तो E इज इक्वल टू 3 के 1, मैंने फॉर्मूला ये ठीक लिखा है, म्यू की जगह आप 1/m लिखो और इसे ऊपर नीचे आगे पीछे करके फॉर्मूला आप देख लोगे। इस क्वेश्चन पर आओ, करो इसे। सिंपल ही है,
इलोंगेशन का जो फॉर्मूला है वो लगेगा। हम्म। क्या? ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाया? ठीक है। गुड। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत पूछा जाता है। ठीक, गुड। ऐसे ही किया होगा, फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, गीगा पास्कल में अगर दिया है, ठीक है, 200, इसमें यही खास बात है, गीगा पास्कल बराबर 200 गुणा 10³ मेगा पास्कल। और 1 मेगा पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन पर mm² के। ठीक है, बराबर 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये चल रहा है हमारा हिसाब किताब, क्योंकि यहाँ पे सब मिलीमीटर में दिया है, तो आपको लेंथ भी मिलीमीटर में चलनी पड़ेगी। बाकी प्रैक्टिकली, ठीक है, 50 mm 5 सेंटीमीटर 5 mm, इतना इलोंगेशन, इतना कम इलोंगेशन आता नहीं है, तो ठीक है चलो। रबर का पॉइजन रेशियो कितना होता है? हम्म, कितना? ठीक है भाई, मुझे पता नहीं, तुम्हें याद होना चाहिए। पढ़ो भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइसोट्रॉपिक, क्या होता है आइसोट्रॉपिक? वेरी गुड। होमोजीनियस? हम्म। होमोजीनियस मतलब एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना है। ठीक है। इलास्टिक आप जानते हो, जो कि हुक्स लॉ को फॉलो करता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। इसको कहीं पे नोट कर लेना भाई, बहुत पूछा जाता है। 108 का आंसर देखते हैं। और ये इसकी खास बात ये है, याद, ये लिख लेना, ये सारा इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो, 2, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट है 2। आइसोट्रॉपिक होमोजेनियस इलास्टिक मटेरियल, देखो हमारे पास इलास्टिक कौन कौन से हैं भाई? ई इज इक्वल टू 3 के 1 - 2 म्यू। एक तो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक कौन सा होता है? रिजिडिटी मॉडुलस, एक होता है बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब इनके आपस में रिलेशन है, तो इंडिपेंडेंट दो बोले जाते हैं। ठीक, चलो जो भी है वट एवर, तुम इसको याद कर लो। करेक्ट स्टेटमेंट देखो भाई। क्या? हम्म। इलास्टिक फील्ड, ठीक, वेरी गुड। ये क्वेश्चन कर लिए हैं तुमने? मैं ये सी क्वेश्चंस पे आऊँ फिर, ये अगर तुमने कर लिया कर लोगे इन्हें? मुझे लग रहा है आसान ही, आसान ही है, इनमें तो कुछ है ही नहीं इसमें तो। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये क्या है? ये सब कर लोगे भाई तुम। ठीक है, इसमें हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। कुछ कहीं पे अटको तो मेरे से पूछ लेना, देखो कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन ना हो। कुछ इसमें है न्यूमेरिकल ना, जैसे ये है, कहाँ गया? ये तो सब थ्योरेटिकल टाइप के हैं। अच्छा, ठीक है, इन्हें ट्राई करना क्वेश्चंस को। कंपाउंड वर्ग इतना 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 इतना, दीज आर इतना, डेवलप्ड आर इतना।
ठीक है बेटा, इन्हें करना फिर क्वेश्चंस को मेरे से पूछना। क्यों भाई अजय, हो जाएंगे? ठीक है, नहीं तो आज मुझे लग रहा सारा टाइम इन्हीं में ही निकल जाएगा। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, ईएससी के जो क्वेश्चंस है इसके। एक मिनट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बार? कैसी बार है? रेक्टेंगुलर बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। ठीक, मान लीजिए इसका सेल्फ वेट है 50 kg, तो अपने भार के कारण इसमें कितना इलोंगेशन होगा? टू द इलोंगेशन इफ द टोटल वेट ऑफ द बार इज अप्लाइड टू इट्स एंड। मतलब कि यही 50 किलो अगर मैं इसके यहाँ पर लगा दूं और इसका वेट नेग्लिजिबल मानूं। ठीक है, तो भाई देखो इसमें सीधा सा फंडा होता है। जब भी इस तरीके का बात हो, अगर आप निकालोगे सेल्फ वेट के कारण बार निकाला जाता है, डबल का रेशियो चलता है। ठीक, मतलब कि इसमें जो इलोंगेशन आएगा, मान लीजिए वो आ रहा है 10 mm, तो इसमें आएगा 20 mm। ठीक, सेल्फ वेट के कारण कम डिफ्लेक्शन होता है, तो इसी हिसाब से आप निकाल लेंगे रेशियो निकाल रेक्टेंगल ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू इलोंगेशन, सेल्फ वेट के कारण इसका कम होगा। और इसका आंसर होना चाहिए 0.10 का, मतलब 100वें क्वेश्चन का ये देखो इन्होंने दिया हुआ। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, सेल्फ वेट के कारण ये होता है और लोड के ये होता है, तो हाफ आ जाएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ओहो हो, ये क्या चीज दे दी भाई। देखो, the body is loaded elastically so that strain in y डायरेक्शन में strain इतना है, z डायरेक्शन में इतना है, सिग्मा x सिग्मा y इनकी वैल्यू फाइनाइट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन z डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन इन x y z? देखो, स्ट्रेन की हमने सीधी सी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इन्होंने अगर डायग्राम वगैरह बना रखा हो। देखो क्या कह रहा है, ए बॉडी इज लोडेड इलास्टिकली। इलास्टिकली मतलब body is loaded elastically so that strain in y direction, z direction, so that strain in y direction and sigma z बराबर 0। मतलब ये जो आपकी बॉडी है, इस तरीके की बॉडी हुई। ठीक, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, ई वाई, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन कौन सी हुई हमारी? चलो हम इसको इसको मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई और दिस इज जेड। तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन 0, सिग्मा जेड बराबर 0। इस डायरेक्शन में सिग्मा जेड बराबर 0। टेक सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, ये दोनों फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब इनकी कुछ वैल्यू है। सिग्मा एक्स आपका कुछ है, ठीक, सिग्मा एक्स है, और सिग्मा वाई भी आपका कुछ लग रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर स्ट्रेस है, स्ट्रेन नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपने ऊपर से फिक्स सपोर्ट लगा रखी है, यहाँ पे आपने इसको ऐसे फिक्स कर रखा होगा और इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया होगा। एक मिनट बेटा। अब देखो ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसने क्या क्या चीज दे रखी है, देखो इसने क्या रखा है कि जो आपका सिग्मा जेड है वो 0 है। ठीक है, तो ये टर्म हट गई। फिर उसके बाद उसने क्या क्या रखा है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की कुछ वैल्यू है। ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन z डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ x डायरेक्शन, यंग्स मॉडुलस, ये पॉइजन रेशियो ये। तो एप्सिलॉन z की वैल्यू हो जाएगी, आप म्यू को कॉमन ले लें, माइनस माइनस म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। ठीक है, ये हो गया। और अब इसने दूसरी बात, देखो इस तरीके का ऑप्शन हमें मिल नहीं रहा है इसमें कोई। ठीक है, एप्सिलॉन जेड की वैल्यू है ये। अब दूसरा इसने क्या क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। सिर्फ हमें सिग्मा एक्स की टर्म्स में बात करनी है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि भाई
इसको हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, अगर हम सिग्मा वाई और क्या दिया हुआ है, सिग्मा जेड बराबर 0 दिया हुआ है। सिग्मा जेड अगर इसने 0 दिया हुआ है, चलो ठीक है, सिग्मा जेड अगर इसने 0 दिया हुआ है तो फिर से इस पे ही आते हैं फॉर्मूले पे। कौन से पेज पे था वो जो हमने देख रहे थे अभी फॉर्मूला, ये है ना। इस क्वेश्चन के लिए तो अलग से ही वो निकालना पड़ेगा। एक बेटा, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, अब हमारे पास ये क्वेश्चन भी है और इसका फॉर्मूला भी है। ठीक, अब देखो ये क्या कह रहा है। ठीक, अब हमें इसको यहीं से ही सॉल्व करना है। अब देखो इसने पहली बात बताई कि ई वाई बराबर 0 है। ठीक, ई वाई बराबर 0 रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा, इस इक्वेशन को लेते हैं, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू, सिग्मा जेड को इसने क्या बोला, 0, 0 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एक ई, ई खत्म हो जाएगा। ठीक, रह क्या गया, सिग्मा वाई बराबर म्यू सिग्मा एक्स, ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरा इसने कहा हमें निकालना क्या है, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन होता है ये। ठीक, अब इस पर आ जाओ, सिग्मा एप्सिलॉन जेड बराबर ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को देखते हैं। इस फॉर्मूले में क्या है भाई, देखो इसने साफ बोल रखा है सिग्मा जेड की वैल्यू कितनी है, 0, तो हम इसको कर देते हैं 0। क्यों भाई अजय, ठीक चल रहा है, आ रहा है ना समझ में। बस तो हम क्या लिख देते हैं, ए ये आ जाएगा ऐसे, 0 माइनस म्यू, इसको बाहर ले लिया, अपॉन ई इसको भी बाहर ले लिया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ये आ गया। और सिग्मा वाई आपका क्या है, म्यू सिग्मा एक्स है। एप्सिलॉन जेड बराबर माइनस म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस म्यू सिग्मा एक्स। ठीक है, इसे बाहर ले लो, माइनस के म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। ठीक, तो ये आ गया हमारा आंसर। देखो कुछ मैच कर रहा है इस तरीके का, देखो म्यू सिग्मा एक्स ये रहा। ठीक, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन ने क्या क्या करा दिया, इस क्वेश्चन ने ये तीनों इक्वेशन हमारी रिवाइज करा दी। अगर किसी बच्चे को ये तीनों इक्वेशन याद है तो आसानी से कर सकता है। ठीक है, 3D में जो उसकी वो है, अब इसे देखो याद करना भी आसान है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इक्वेशन जैसे आप याद करोगे ना, देखो क्या है, एप्सिलॉन एक्स का लिखना है,
ठीक। तो इसे याद करने का क्या तरीका है, ये एक्स लिखा हुआ है, सबसे पहले सिग्मा एक्स लिखो यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिख दो, माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा जेड अपॉन ई से सब में डिवाइड होगा। ठीक है, और जिनमें माइनस लगा है उसमें म्यू लगा दो। अब एप्सिलॉन जेड लिखना है। ठीक, तो जेड है तो यहाँ पे सिग्मा जेड लिखो। ठीक, और जेड के बाद क्या आता है, एक्स आता है, और क्या आता है, वाई आता है। ठीक, म्यू लगा दिया, ई कर दिया, म्यू लगा दिया, ई कर दिया, और इसमें सिंपल रखने दिया। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से इन इक्वेशंस को याद रखो। ठीक, तो ये क्वेश्चन इसलिए ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ये सब कुछ अब देखिए इसने कितनी तो इक्वेशन लगवा दी, अब इन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया था, देखो वही कर रखा है। पहले एक इक्वेशन लगाई, फिर दूसरी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा था क्वेश्चन, मतलब इस पर आओ भैया। आइसोट्रोपिक मटेरियल के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल shear modulus इज इंडिपेंडेंट ऑफ यंग्स मॉडुलस। अच्छा भाई, जो shear modulus है यंग्स मॉडुलस पर निर्भर नहीं करता। shear modulus ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखो shear modulus जो है E इज इक्वल टू 3 के 1 - 2 म्यू। ठीक, और E इज इक्वल टू क्या था, 2G ब्रैकेट 1 + म्यू। ठीक, तो मुझे जहां तक लगता है ई और के आपस में रिलेटेड है, ई और जी आपस में रिलेटेड है, बाकी है तो यार देख म्यू भी रिलेटेड। शेयर मॉडुलस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, शेयर मॉडुलस पॉइजन रेशियो पर निर्भर नहीं करता। शेयर मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस, ये शेयर मॉडुलस भैया इसका तो आंसर ही देखना पड़ेगा, तभी हम कुछ कह सकते हैं। ये देखो, एज वी नो फॉर आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस, ये दो इक्वेशन हम जानते हैं, जो यही है ये। ठीक, तो इसका आंसर है डी। डी का क्या मतलब हुआ, डी का मतलब हुआ shear modulus is not independent of Young modulus and Poisson ratio। ठीक, बात ठीक है भाई। ऐसा क्यों है भाई, जो आपका shear modulus है इज नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि भाई देखो इनके आप बीच में आपस में तो रिलेशन है ही, E इज इक्वल टू 3 के 1 - 2 म्यू, एक तो ये है, E इज इक्वल टू 2G 1 + म्यू, ये है। तो भाई इनका आपस में रिलेशन हो गया, है ना भाई, ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई। 3 के 1 - 2 म्यू बराबर 2G 1 + म्यू। ठीक, तो इसका क्या मतलब है, जो shear मॉडुलस है वो यंग्स मॉडुलस पे भी निर्भर करता है ये, और पॉइजन रेशियो पर भी निर्भर करता है। चलो आगे, बहुत हो गई कहानी। ठीक, देखो इसको कैसे करोगे, प्रिज्मेटिक बार है, क्रॉस सेक्शन इतना है, लंबाई इतनी है, सब्जेक्टेड टू एक्सेल टेंसाइल फोर्स 90 किलोमीटर, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है। ठीक, मेरे हिसाब से हो जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसे तुम कर लोगे। ठीक, डेल्टा बराबर क्या होता है, PL/AE। ठीक, ठीक, अब इसमें P/A क्या है, P और A आपको दिया हुआ है, टेंसाइल फोर्स इतनी दी हुई है, और एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया आप यहाँ से निकाल लेंगे, लंबाई इसकी ये दी हुई है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं दिया है इन्होंने, टेंसाइल। अच्छा, अच्छा टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, देख वही जो मैं गलती कर रहा हूँ, स्ट्रेस निकालना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 90,000 बटे एरिया, एरिया कितना है, 25 × 50। अब मैं वही डेल्टा टूल्टा लगा के मैं तो और मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा था। चलो आगे, सिलेंडर बाल 25 mm डायमीटर, इतनी लंबाई, सब्जेक्ट लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन ड्यूरिंग इट है 4 टाइम द लेटरल स्ट्रेन, व्हाट इज द शियर मॉडुलस। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, करो इसे। यह हो जाएगा, क्यों भाई, आ जाए, करो कोशिश करो। है, करो पहले समझो, इसको समझने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो बात। हम्म,
देखो क्या कह रहा है। सिलेंडर बार 25 mm डायमीटर है और 1.2 mm लेंथ है। हम्म, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ठीक। अब ये क्या किस तरीके का क्वेश्चन है ये। सिलेंडर बार 25 mm डायमीटर हो गया इसका, ठीक। और 1.2 mm लेंथ हो गई, ठीक है। एक मिनट जरा मैं एक चीज देख लूं बेटा। देखो ये क्वेश्चन जो है पॉइजन रेशियो के ऊपर आधारित है। क्या कह रहा है ये, सिलेंडर बार है जिसका डायमीटर है 25 mm। ये जो है ये हो गया 25 mm और लंबाई कितनी है 1.2, 1200 mm। ठीक है, यूनिट हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, ऐसा नहीं कि इधर मीटर में चल रहा है इधर उसमें चल रहा है। इज सब्जेक्टेड टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आपने क्या कर दिया, इस पे लंबाई में खिंचाव लगा दिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ड्यूरिंग ए टेंसाइल टेस्ट इज 4 टाइम द लेटरल स्ट्रेन। इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है, मान लीजिए मैं इसको एक्स बोलता हूँ, और इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है इसको मैं वाई बोलता हूँ। तो ये कह रहा है सब्जेक्टेड टू ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ड्यूरिंग ए टेंसाइल स्ट्रेस इज 4 टाइम द लेटरल स्ट्रेन। जो लेटरल स्ट्रेन है ई वाई, ठीक। तो ई एक्स कितना है, 4 × ई वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर मॉडुलस। ठीक, शेयर मॉडुलस पूछना चाह रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो पॉइजन रेशियो निकाल दो। पॉइजन रेशियो क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा वो, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। माइनस भी तो लगाते हैं। हम्म, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेटरल नहीं, 4 होगा, 1/4 होगा। लेटरल है आप 1/4 होगा। अब इसे मैं माइनस लूं कि क्या लूं, माइनस क्यों लगाते हो, माइनस भी तो लगाते हैं यहाँ पे। चलो मैंने माइनस जैसा फॉर्मूला है वो ले लिया, म्यू बराबर -1/4 आ गया। ठीक, अब ये क्या चाह रहा है भाई, ये चाह रहा है शेयर मॉडुलस। ठीक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्होंने दिया है, इज इक्वल टू 2g ब्रैकेट 1 + म्यू, ये होता है फॉर्मूला। क्यों भाई, आ जा। तो ई इन्होंने दिया हुआ है कितना, 1.2 × 10⁵ ठीक, बस लिख दो यहाँ पे 1.2 × 10⁵ इज इक्वल टू 2g। 1 + म्यू कितना, म्यू की वैल्यू आपने निकाली 0.25, वो भी माइनस में, -0.25। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहीं से हो जाना चाहिए ये। तो जी हो गया आपका 1.2 × 10⁵ बटे 2 × 0.75। ठीक है, तो ये हो गया 0.6। बस अब आप इसको डिवाइड कर लो। ठीक, तो कितना आ जाना चाहिए, 660/75 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। 60/75 कितना होता है, 15×4 = 60, 15×5 = 75, 0.2 नहीं 0.8 इंटू 10⁵5 न्यूटन पर mm²। क्या दिया हुआ है इन्होंने, वाह ऐसा कुछ नहीं है। अब यार फिर इन्होंने ये प्लस ले लिया होगा। चलो इनका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा था ये, अ, ये है हमारा, ये देखो, ये देखा। यही तो मुझे हमेशा कंफ्यूजन होती है। पॉइजन रेशियो इन्होंने क्या ले रखा है, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल 1/4, यहाँ इन्होंने पॉइजन रेशियो ले लिया +1/4। ठीक है, और फॉर्मूले में दे रखा है नेगेटिव लगाओ यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने जो कैलकुलेशन की है वो +0.25 करके, तो ये आपका इनका 48 आ गया। ठीक है, तो भैया इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों हमारे टेंसाइल ही तो थे। नहीं, नहीं यार, एक गलती हमने करी। पता क्या गलती करी, क्या गलती करी अजय, सिलेंडर का सब्जेक्ट। हम्म,
सब्जेक्टेड टू अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ड्यूरिंग टेंसाइल इज 4 टाइम द लेटरल स्ट्रेन। देखो एक्चुअली क्या है, फॉर्मूला तो सही है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। अब जैसे लॉन्गिट्यूडनल, अब क्या होता है, जैसे ये रॉड है, ठीक, अब आपने इसे खींचा, ठीक, तो ये खींच के क्या होगी, ये ऐसी पतली हो जाएगी, ठीक। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो तो आपका पॉजिटिव रहता है, ठीक, लेकिन ये जो चीज है ये आपकी कम हो जाती है, ये आपका नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है। तो लेटरल जो है माइनस माइनस अपॉन प्लस, तो इसलिए ये प्लस में आया, ठीक है। तो देखो इस तरह इसलिए क्वेश्चन कराए जाते हैं ताकि, ठीक है। ठीक, हमारा ये डाउट क्लियर हो गया। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। कहाँ गया, ये क्या कह रहा है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ो। स्टील वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक। ठीक, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 मिलीमीटर स्क्वायर है और लंबाई इसकी 100 मीटर है, ठीक। स्टील की एक तार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना हो गया, लंबाई इतनी होगी, लिफ्ट अ वेट ऑफ 2.5 किलो न्यूटन, इतना आपको वजन उठाना है। व्हाट इज द टोटल इलोंगेशन ऑफ द वायर, इसकी जो वायर की कितनी लंबा कितनी खिंचाव आएगा उसमें, यदि उसकी मास डेंसिटी है 8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। विद द मास डेंसिटी ऑफ वायर, वायर की मास डेंसिटी ये है, अच्छा सेल्फ वेट भी लेना पड़ेगा। ई मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना, लेंथ इतना, एट ए लो एंड व्हाट इज द टोटल लॉन्गेशन ऑफ द मास डेंसिटी इतना, ये इतना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये दिया हुआ है। देखो बेटा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन आया समझ में, पहले तो क्वेश्चन आना चाहिए समझ में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि एक है तार, ठीक, ये हो गई तार, इसका इन्होंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 100 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक, और इसकी डेंसिटी दी हुई है, इन्होंने लंबाई दी हुई है, लंबाई कितना 100 मीटर, लेंथ कितनी है, हाँ लेंथ है इसकी, लंबाई भी 100 मीटर है, बड़ी लंबी वायर है भाई, जरूर क्रेन क्रून में लगी हुई होगी। डेंसिटी दे रखी है 8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी बहुत कम है, मतलब स्टील की वायर नहीं है ये, कार्बन फाइबर है क्या ये? तो क्या होता है भाई, व्हाट इज द, ये, अब हमें देखना है इलोंगेशन। अब इस पे लोड कितना लगाना है, 2.5 किलो न्यूटन, ठीक। आपने इस पे लोड लगा दिया 2.5 किलो न्यूटन, 2.5 किलो न्यूटन। अब आपको इलोंगेशन पता करनी है भाई, इलोंगेशन का एक तो फॉर्मूला होता है W L/A, एक तो ये, अब इसका सेल्फ वेट भी है भाई, इन्होंने डेंसिटी दे रखी है, तो इसका आपको पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम का सीधा सा फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लंबाई, ठीक है। एरिया इन्होंने कितना दिया हुआ है, 100 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसको 100 गुणा 10⁻⁻⁶ इतने मीटर स्क्वायर हो गया। क्यों भाई अजय, मिलीमीटर स्क्वायर को हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू लंबाई 100 से गुणा करनी पड़ेगी, ये हो गया। तो एरिया इंटू लंबाई कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आ गया है। क्यों भाई, वॉल्यूम आ गया, ठीक। अब वॉल्यूम निकल गया तो वेट भी निकल जाएगा, डब्लू, डब्लू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास आप कैसे निकालोगे, जो आपने वॉल्यूम निकाला उसमें आप डेंसिटी की मल्टीप्लाई करो इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दिया हुआ है, ठीक। तो इसके कारण जो वेट आएगा, ठीक, WL/2A, ठीक। ये हो गया W, इसको मैं W1 बोल देता हूँ, ये तो हो गया 2.5 किलो न्यूटन के कारण, और ये जो आपने इसका वेट निकाला होगा उसके कारण, भाई इन दोनों को जोड़ दो, हो गया काम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी हिसाब से बना हुआ था कि बच्चा क्या करेगा, ये तो फॉर्मूला लगा ही देगा WL/A, लेकिन वो इस चीज का ध्यान नहीं रखेगा कि डेंसिटी किस लिए दी हुई है।
ठीक है, तो देखो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस क्वेश्चन की। कहाँ गया, ये देखो, इसने यही दो चीजें कर रखी हैं। लोड के कारण इसने निकाला, भाई 2.5 किलो न्यूटन का लोड है, लंबाई ये है, एरिया ये है, ई ये है 12.5। फिर उसने वेट ऑफ वायर निकाला, डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम इसने वैसे ही निकाला। ठीक, ये इसका एरिया दिया हुआ है 100 मिलीमीटर स्क्वायर, 10 की पावर माइनस के 6 गुना कर दी, तो ये मीटर स्क्वायर में आ गया। 100 मीटर लंबाई है, एरिया इंटू लेंथ। ठीक, ये इसका वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम में आपने रो, ये डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर दी, और 10 ये 0.8 न्यूटन। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारा, जब आप इसको करेंगे तो 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो कितना बैठ रहा है, डेल्टा बराबर 15.502। ठीक है, अच्छा, वही बात है ना। ठीक, इसका आंसर क्या आना चाहिए, डेल्टा बराबर 15.502। ठीक है, अब देखो आंसर देखो। अब मेरे हिसाब से ये अब इन्होंने सही बता रखा है। इन्होंने, कहाँ गया, ठीक है, देखो कितना आ रहा था, कोई हमें आंसर मिला नहीं ना, 12.502। 12, अब समझ में आ रहा होगा, 12.502 कोई सा आंसर है ही नहीं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई इन्होंने जो डेंसिटी, मैं कह नहीं रहा था कि डेंसिटी बड़ी कम दे रखी है ना। भाई डेंसिटी इन्होंने कितनी दे रखी है, 8, 8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। भाई गैस है क्या ये, ठीक है। भाई लोहा, लोहे की डेंसिटी कितनी होती है, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, तो फिर इन्होंने बाद में कहा, वो इन्होंने यूपीएससी ने क्वेश्चन गलत दिया था, रो होना चाहिए था आपका 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जैसे ही 8000 आएगा, तो ये 2 mm हो जाएगा, तो डेल्टा आपका 14.5 mm आएगा। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये कर लेना, कहाँ है, ये डेंसिटी इसने ये जो दे रखी है, इसको 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो आगे देखो इस क्वेश्चन को। Tensile test carried out in the laboratory on a steel specimen for 5 minutes। भाई टेंसाइल टेस्ट आपने किया लेबोरेटरी में किसी स्टील स्पेसिमेन में 5 मिनट के लिए। द स्ट्रेन वैल्यू नोटेड एट द टाइम, स्ट्रेन वैल्यू इतनी थी। व्हाट इज द एवरेज स्ट्रेन रेट ऑफ दैट स्टील स्पेसिमेन, स्टील स्पेसिमेन पर औसतन क्या। यार तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो इसको इससे डिवाइड कर दो। हम्म, भाई टेंसाइल टेस्ट आपने लगाया 5 मिनट के लिए, स्ट्रेन वैल्यू नोटेड एट द टाइम 0.3 आपने स्ट्रेन दिया, व्हाट इज द एवरेज स्ट्रेन रेट, तो भाई 0.3/5 कर दो। क्यों भाई, 0.3/5 कर लेते हैं, क्या आता है, 0.3/5 गुना 60, ये हो जाएगा आपका पर सेकंड में आ जाएगा ये, है ना, क्योंकि आपने 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, चलो देखते हैं, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ। ठीक, ये हो जाएगा 3/3000, तो हो जाएगा 0.1/1000, कितना होता है, 001, ये आ जाना चाहिए। ठीक, सी, सी क्या है, 2.94 का सी। ठीक, चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है भाई, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट, द स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट विद इन द बॉडी। अच्छा, स्ट्रेन एट पॉइंट विद इन द बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेरियस पॉइंट विद इन द बॉडी। क्या मतलब, मुझे तो ये स्टेटमेंट ज्यादा सही लग रहा है, कुछ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। वो मेरे हिसाब से कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये कह रहा है जैसे कोई बॉडी है, जैसे कोई बार है, 2 पॉइंट है, एक ए और एक बी।
ठीक है। तो स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट विद इन अ बॉडी। जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक। तो जो इस पे स्ट्रेन किस पे निर्भर करेगा, जब आप इसे खींचोगे तो इन दोनों के बीच में जो दूरी बढ़ेगी या दूरी कम होगी अगर आप कंप्रेशन देते हो तो उस पर निर्भर करेगा। तो बात ठीक लग रही है। स्ट्रेन एट पॉइंट्स विद इन द बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेरियस। ये कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं होता है, तो मुझे तो भाई पहली बात अच्छी लग रही है, मतलब कॉमन सेंस में लगा रहा हूँ, बाकी चाहे स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट में जानता नहीं। 2.93, 2.93 की एक्सप्लेनेशन ही देखते हैं। देखो इन्होंने भी नहीं दिया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका किसी को भी नहीं पता है कि कहाँ से जवाब दे रखे। 2.93 का बी, बी का मतलब बी, वन ओनली, यही है, ठीक है। चलो, चलो भाई। ब्रास मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो क्या होता है? क्या होता है भाई? नहीं पता? ब्रास का कहाँ पर इस्तेमाल होता है सिविल इंजीनियरिंग? 92, क्वेश्चन नंबर 92। मैंने कुछ दिया तो है। ब्रास के लिए पॉइजन रेशियो होता है 0.34, याद रख लो भाई। ठीक है, लिख लेना इसको, क्योंकि कहीं एसएससी वगैरह में आ जाए। क्या है? उत्तरी। क्या कह रहा है? होल इज टू बी पंच थ्रू अ स्टील प्लेट। कोई स्टील की प्लेट है, उसकी मोटाई कितनी है? 8 mm मोटाई है उसकी। आपको क्या करना है? व्हाट इज द लीस्ट डायमीटर ऑफ होल दैट कैन बी पंच्ड, मतलब कि कम से कम कितने डायामीटर का आप होल उसमें पैदा कर सकते हैं। यदि स्टील पंच, आप स्टील पंच बनाते हुए, पंच का मतलब क्या है? छेद करना है। जैसे ये मेरी स्टील प्लेट है और मेरे पास ये पेन है और मैं ऐसे करके इसमें, ठीक है, छेद करूंगा, ठीक। तो भाई मुझे कंप्रेशन लगाना पड़ेगा, तभी तो इससे बाहर निकलेगा, ठीक। तो कह रहा भाई कंप्रेसिव स्ट्रेस आप इतना दे सकते हो और शियर स्ट्रेंथ प्लेट कितनी है, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या चीज समझनी पड़ेगी? दो चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या? एक मुझे वो लाना पड़ेगा इसके लिए, स्टील प्लेट विद विद वन, ये इससे हो जाएगा। क्रॉप करो पहले, कैसे क्रॉप नहीं होता है? मुझे एक ये नहीं आता समझ में, जैसे मैं इसे कुछ पेस्ट वगैरह करता हूँ तो ये इतना बड़ा क्यों हो जाता है साइज में, और उसकी shear स्ट्रेंथ इतनी है। कहाँ गया? ये रहा, है ना? ये लो, इसे भी निकाल देता हूँ मैं यहाँ से, को ले जाते हैं इधर। पता नहीं कितना बड़ा हो गया है। देखो भाई, अब थोड़ा सा हमें इस पे, हाँ, तो अब
हम क्या कर रहे हैं, हम पंच होल कर रहे हैं इसमें। ठीक। अब देखो, इसमें दो चीजें हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक। तो आप जितना भी लोड लगाओगे, ठीक, वो सारा का सारा इस एरिया पे लगेगा। ठीक। ये जो मैंने एरिया दिखा रखा है, इस एरिया पे लगेगा। ठीक। तो P बराबर कितना हो गया, जितना भी आपने एरिया लिया उसको लिख दिया A। ठीक है। और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, 800। ठीक। एरिया आप कैसे निकालोगे, इस पूरे का एरिया निकालना है, इस छेद का एरिया। ठीक। इस छेद का एरिया कैसे निकालेगा, निकाला जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 800, कुछ डायमीटर होगा। अब दूसरी बात जो आती है इसमें, जो समझने लायक बात है, वो क्या है, अब इसमें शेयर स्ट्रेंथ कहाँ से आती है। ठीक। अब भाई, जब इसमें से जो पीस निकल रहा होगा, जब वो इसमें से ऐसे ही तो जाएगा निकल के। ठीक। तो शेयर फोर्स कहाँ पे काम कर रही होगी, इसके चारों तरफ काम कर रही होगी। ठीक। तो हमें शेयर स्ट्रेंथ लिखनी रहेगी। शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, शेयर स्ट्रेंथ दे रखी है इसने 300। और ये शेयर स्ट्रेंथ किस पे काम कर रही है, इतने एरिया पर काम कर रही है, जो पीस बाहर निकला है उसका हमें सर मतलब के उसका हमें ये सरफेस एरिया। एक मिनट। हाँ, जो शेयर स्ट्रेंथ है उसका एरिया हमें लिखना रहेगा। अब उसका एरिया कैसे लिखा जाएगा, उसका एरिया 300 गुना, भाई जो सिलेंडर है, भाई इसमें से एक छोटा सिलेंडर ही तो निकला, सिलेंडर का एरिया कितना होता है, पाई 2 पाई आर इंटू एच। एच क्या हो गई, एच हो गई इसकी हाइट, जो भी होल आपने करा इतनी हाइट का होगा। ठीक। तो बस इनको बराबर कर दो अब। 800 इंटू पाई आर स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 600 पाई आर एच। प्लेट की थिकनेस कितनी दे रखी है, प्लेट की थिकनेस है 8 mm, तो हम में ही लेकर चलते हैं, इंटू 8। ठीक। पाई से पाई गया, आर से एक आर गया, तो आर कितना हो गया, 600 गुना 8/800। 8 से 8 कितना हो गया, 6। 6 mm, 6 mm डायमीटर का आप निकाल सकते हो। ठीक है। कम से कम 6 mm डायमीटर का होना चाहिए। ठीक। अब एक्चुअली बेटा होता क्या है, अब आप जैसे रेडियस बढ़ा दोगे, मान लीजिए आपने ये रेडियस बढ़ा दी, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। ठीक। तो आप और बड़ा रेडियस भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम 6 mm का हमें चाहिए। और हमें बताना है यहाँ पे डायमीटर, बताना है क्या, क्या बताना है, व्हाट इज द लीस्ट डायमीटर। 6 का दुगना कितना होता है, 12 mm। ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए 12 mm। तो 91 का आंसर। ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। मतलब जो कंसेप्ट है ना कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ किस तरह से आपस में रिलेट कर लेंगे। ठीक है। 12 mm। ठीक। ये देखो, ये इन्होंने कर रखा है, पहले इन्होंने पी निकाला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, फिर इन्होंने शियर स्ट्रेंथ निकाली। ठीक। फॉर्मूले देखो, रटने की बात नहीं है, ये सब चीज आप रट नहीं सकते। ठीक है, समझोगे तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, चलो भाई नेक्स्ट पर आते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, लॉन्ग अलॉय बार, कोई अलॉय की बार है, इतना एरिया है इसका, हैंग्स वर्टिकली, वर्टिकल है, एंड हैज अ कॉलर सिक्योरली फिक्स्ड एट इट्स लोअर एंड व्हाट इज द स्टैंड। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें क्या है, मतलब कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, इन्होंने आंसर दिया हुआ है, आंसर में डायग्राम बनाया हुआ है, नहीं तो मुझे बनाना पड़ेगा। 2.90, ये रहा हमारा, ये देखो ये है। ठीक है। अब ये क्या है, इस तरीके की सिचुएशन है, ये इन्होंने फिक्स सपोर्ट लगा रखी है, ये आपकी रॉड है। ठीक। यहाँ पे इसके कॉलर लगा हुआ है, कॉलर क्या, यहाँ पर आपने एक प्लेट लगा रखी है वेल्ड करके। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, एक वेट है,
ठीक। जैसे वेट होता है ना, ऐसे टक करके नीचे गिरता है। तो ये वेट हाइट एच से आप गिराते हो, तो ये हाइट एच से नीचे गिरा तो कितना स्ट्रेस इंड्यूस होगा, बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। मुझे लगता नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इसमें ये फॉर्मूला लगेगा जो कि नॉट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। ठीक। स्टैटिक ये है, स्टैटिक लोड आपने निकाल लिया। और ठीक, इसे छोड़ो, ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पैक्ट लोडिंग के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। एक आधा ही क्वेश्चन है, ये कभी पूछा जाता है। चलो, अब आ जाओ इस पे। देखो, सेंट्रल स्टील रॉड 18 mm डायमीटर, कोई स्टील रॉड है। सेंट्रल स्टील रॉड मतलब, सेंट्रल का क्या मतलब है? कोई, चलो जो भी होगा, सेंट्रल स्टील रॉड जिसकी डायमीटर 18 mm है, पासेस थ्रू अ कॉपर स्लीव 24 mm इनसाइड, ये सेंट्रल। अच्छा अच्छा, सेंट्रल स्टील रॉड का मतलब कि ये आपकी स्टील रॉड हुई। ठीक। इस with 25 इतना 18 में with passage not measure, मतलब इस तरीके की सिचुएशन है। मतलब एक रॉड दूसरे के अंदर है। it provided that इतना and the nuts are right in the still in the upper copper। अच्छा, देखो भाई ये क्या कह रहा है, पहले तो इसका डायग्राम देखें। अगर इन्होंने डायग्राम दे रखा है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, ये आएगा समझ में। ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये हमारा नट है। ठीक। ये हो गई हमारी ट्यूब। ठीक। और ये हो गया हमारा बोल्ट। ठीक। तो देखो अब ये क्या कह रहा है, व्हेन नट इज टाइटन, जब आप नट को टाइट करते हो ऑन बोल्ट। एक मिनट बेटा, जरा मैं एक चीज देखता हूँ। सर हम यहीं तक रखते हैं। ठीक। तो ये देखो, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैं फिर से बता देता हूँ। टेंसाइल फोर्स बोल्ट में जितनी होगी, कंप्रेसिव फोर्स स्लीव में होगी। और बस इनका एरिया, ये स्टील का जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो दिया हुआ है, और इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो आपको निकालना है, तो इसको बराबर करके आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम कल करते हैं, क्लास मॉर्निंग में रखेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग जहाँ तक है 7 बजे से। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल को। ओके। बाय।